हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आरिंग पॉइंट। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की पोल साइंस का चैप्टर 1, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि संविधान जो होता है उसकी हमें आवश्यकता क्यों होती है, एक समाज को उसकी आवश्यकता क्यों होती है। पार्ट 2 में हमने फिर देखा कि आखिरकार वो संविधान को आवश्यकता तो है, लेकिन संविधान होता क्या है और उसके क्या क्या गुण होते हैं, मतलब आखिरकार लोग उसको क्यों माने, उसमें जो लिखा हुआ है उसको मानने का उसके पास क्या रीज़न है। ये सारे हमने उसके मौलिक प्रावधान है इसके बारे में पढ़े थे। इस प्रावधान में मतलब इस पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान जो था उसकी मतलब कि उसको कैसे बनाया गया, ठीक है, उसके बनाने के पीछे क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या मतलब की स्थिति थी, उस टाइम की पृष्ठभूमि क्या थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि संविधान सभा का निर्माण एक संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया था। तो देखो, संविधान सभा की जो मांग थी सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तावित की गई थी, लेकिन उस टाइम नहीं माना गया था। लेकिन 1940 में क्या होता है, जो अंग्रेज़ होते हैं इनकी बातों को, जो संविधान सभा की मांग को मान लेते हैं। अब एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन ये एक अगस्ता प्रस्ताव लाते हैं। इसका नाम अगस्ता प्रस्ताव क्यों रखा है, क्योंकि इसको 8 अगस्त 1940 में पेश किया गया था। तो अगस्त में पेश होने की वजह से इसका नाम पड़ गया अगस्त प्रस्ताव। तो इन्होंने कंडीशन लगाई, मतलब अगस्ता प्रस्ताव जान लेते हैं पहले क्या था। तो अगस्ता प्रस्ताव में उन्होंने कुछ नियम बताए, मतलब इसके कुछ प्रावधान बताए कि इन्होंने कहा कि हम एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करेंगे इसके द्वारा, जिसमें कि भारतीयों को अधिक से अधिक प्रतिनिधि मिलेगा ज़्यादा। साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को भी देखो ज़्यादा देखा जाएगा, कि मतलब उनको ज़्यादा माइनॉरिटी को वेटेज दिया जाएगा, कि अगर कोई भी हम सरकार की या फिर संविधान बनाते हैं तो सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में नहीं देंगे जो कि अधिकतर लोग उस सत्ता को मना कर रहे हों, मतलब। और इसके साथ साथ कह रहे थे कि एक युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन किया जाएगा, समिति का, जिसके अंदर भी भारतीय शामिल होंगे। तो कुछ ऐसे प्रावधान थे, लेकिन ना ही तो उसके अंदर ये मुस्लिम लीग का मानना था कि उसके अंदर ये भी नहीं बताया गया है कि वो भारत और पाकिस्तान का विभाजित करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ खास नहीं बताया गया था। और जो कांग्रेस थी उसके अंदर उनका ये मानना था कि इसमें अगस्ता प्रस्ताव में भारत को एक डोमिनियन स्टेट बताया गया था, कि एक डोमिनियन स्टेट होगा जब वो मतलब कि उसका जो संविधान बन जाएगा। तो डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो ब्रिटिश के अंदर में ही रह के क्या करता है, अपना राज करता है। उसका खुद का संविधान तो होता है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल अभी भी किसका रहता, मतलब ब्रिटेन का रहता। अब क्या हो रहा है कि डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो चाहिए था पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि टोटल इंडिपेंडेंस, यानी कि बाहरी सत्ता बिल्कुल भी हमारे अंदर दखलंदाजी ना करें। तो इस वजह से क्या होता है कि कांग्रेस को रिजेक्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसके ज़रिए क्या करा, अगस्ता प्रस्ताव के ज़रिए उसको, हमारे देश को डोमिनियन स्टेट बनाने की कोशिश करी। तो इस वजह से भी खाई और बढ़ गई। जो उपनिवेश लोग थे और हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, या फिर ठीक है, इनके बीच में क्या हो गया, और भी ज़्यादा गहरी खाई होगी। अब इसी में अगस्ता प्रस्ताव में भी इन्होंने ये भी शर्त रखी थी कि ये अगस्ता प्रस्ताव हम लागू करेंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमें हेल्प करनी पड़ेगी वर्ल्ड वार सेकंड में। अब ये सेकंड में वर्ल्ड वार में क्यों हेल्प कर रहे थे, मांग रहे थे, क्यों? क्योंकि जो जर्मनी था, जर्मनी, जापान, इटली थे, इनकी जो ताकत थी बढ़ती जा रही थी, ख़ास तौर से जर्मनी की। और वो जो हमारा इंग्लैंड है उसकी ताकत ख़त्म होती जा रही थी। तो ये चाहते थे कि कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो हैं उनकी हेल्प करें। अगर ये हेल्प कर देंगे, मतलब राज़ी हो जाएंगे हेल्प करने के लिए, तो जितने भी लोग हैं वो आर्मी में शामिल होंगे। तो आर्मी में शामिल होंगे यानी कि जो ब्रिटेन है उसकी जीत पक्की होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस ने पहले ही इसको रिजेक्ट कर दिया। तो देखो क्या होता है कि ये सब तो रिजेक्ट हो जाता है, तो और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, गतिरोध पैदा हो जाता है, कि संविधान बनने की जो गति थी उसमें और भी ज़्यादा रुकावट आ जाती है। अब 1945 में वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हो जाता है। अब ख़त्म होने से क्या होता है कि ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, वहाँ पर आती है दूसरी लेबर पार्टी आती है, और उसके प्रधानमंत्री क्या बनते हैं, एटली बनते हैं। ये क्या करते हैं, ये थोड़ा भारत से हमदर्दी रख जताते हैं और चाहते हैं कि भारत का खुद का संविधान हो और वो खुद इंडिपेंडेंस हो जाए, मतलब हमारे अंडर में ना रहे। तो ये क्या करते हैं, मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन के नाम से एक समिति, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति भेजते हैं। उसमें 3 सदस्य होते हैं। पहले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ये 3 जो सदस्य होते हैं जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए होते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल कहाँ होगा, ब्रिटेन में होगा, तो वो यहाँ भेजते हैं इनको तीनों को। ये यहाँ पर देखते हैं कि भारत की राजनीति की स्थिति क्या है, क्या समस्या है, उसको खोजने की कोशिश करते हैं। सभी देखो नेताओं, प्रमुख नेता होते हैं, उनसे बात करते हैं, भारतीय लोगों से बात करते हैं कि क्या समस्या है, और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और उस रिपोर्ट की मतलब कि उस रिपोर्ट को क्या करते हैं,
सौंपते हैं सरकार को, और उसमें कुछ सुझाव दिए होते हैं कि ये भारत है उसका एक क्या हो, एक संविधान हो, उसको बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, उनका चुनाव ऐसे-ऐसे हो, ये सब प्रावधान बताते हैं। तो संविधान सभा से संबंधित जो कुछ उन्होंने कुछ प्रावधान थोड़े बहुत बताए थे, जो संविधान से रिलेटेड थे, उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि बुक में आपको इतने ही बारे में बताया गया कि जो कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्तावित किया था उसी का योजना के अनुसार हमारी जो संविधान सभा का गठन किया गया था। तो देखो क्या-क्या कहा था उन्होंने, क्या प्रस्तावित किया था, उसके बारे में 2-3 पॉइंट देखते हैं। तो पहला तो उन्होंने प्रस्ताव में ये कहा था कि फर्स्ट पॉइंट कि जो संविधान सभा की जो सदस्य की संख्या होगी, उनका चुनाव होगा, वो प्रति 10 लाख पर 1 होगा। यानी कि 10 लाख लोगों पर सिर्फ 1 सीट चुन के आएगी। यानी कि किसी स्टेट में अगर 1 करोड़ लोग हैं तो वहाँ पर सिर्फ 10 सीटें आएंगी वहाँ से, ठीक है। तो प्रांतों से आने थे लोग चुन के, लेकिन अनुपात में आने थे, 10 लाख के अनुपात में। दूसरा पॉइंट क्या बताया है कि प्रत्येक प्रांत की सीटों को प्रमुख समुदाय में बांट दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर धार्मिक बंटवारे की बात की गई, सांप्रदायिक बंटवारे की बात की गई। तो सांप्रदायिक बंटवारे में 3 चीज़ों को शामिल किया गया है कि मुसलमानों को उनकी सीटों, उनके जनसंख्या के अनुपात में, साथ ही साथ सिखों को उनकी जनसंख्या अनुपात में, और सामान्य लोग में वो सभी आते थे जो सिख और मुस्लिम को छोड़कर थे। बाकी सब इसमें ईसाई भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। तो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लिया कि कहीं पे 10 लाख लोग रहते हैं तो वहाँ पर 1 सीट आएगी, यानी कि जहाँ पर 50 लाख रहते हैं तो वहाँ पर 5 सीटें आएंगी, जहाँ पर 1 करोड़ रहते हैं वहाँ पर 10 सीटें आएंगी। तो 1 करोड़ लोगों में अगर 10 सीटें आ रही हैं, 10 सीटें आ रही हैं अगर 1 करोड़ लोगों में, तो वहाँ पर अगर हम मानते हैं कि 50 लाख लोग क्या हैं, मुस्लिम हैं, तो वहाँ पर मुस्लिम की जो सीटें होंगी वो 5 हो जाएंगी, और बची हुई 5 सीटें होंगी वो किसकी होंगी, उसमें कुछ तो ईसाई होंगे और कुछ सामान्य लोग होंगे। आप ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितनी उस मतलब कि उस जनसंख्या में जितना अनुपात है उस धर्म का, उसी हिसाब से उसको सीटें दी गई। यानी कि धार्मिक आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया प्रत्येक प्रांत में, और चुनाव किस आधार पर होगा कि वहाँ 10 लाख के अनुपात में। अब तीसरा क्या बोला गया कि प्रांतों के चुनाव का प्रांत के सदस्यों का चुनाव वो होगा, वो वहाँ की विधानसभाओं द्वारा होगा। अब देखो विधानसभा क्या होती है कि देखो हर राज्य में विधानसभा होती थी। ये कब स्थापित कर दी थी, 1935 में एक भारत अधिनियम आया था। 1935 में इस अधिनियम के द्वारा ये कर दिया गया था कि जो प्रांत होते हैं वहाँ पे भी विधानसभाएं होंगी, जहाँ पर चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, और उस इलेक्शन में लोग खड़े होंगे, जीतेंगे, पार्टियाँ खड़ी होंगी, ठीक है। तो ये सब मतलब कि जो प्रांतीय चुनाव था वो 1935 में ही भारतीय अधिनियम के द्वारा आ गया था। लेकिन हुआ भी था चुनाव 1935 के बाद 1937 में इसके लिए चुनाव हुए थे, जिसमें 11 में से 8 कांग्रेस को सीटें मिली थी। लेकिन कांग्रेस ने देखो क्या करा था, 1939 में सारे सीटों से पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। क्योंकि वो वर्ल्ड वार सेकंड में मतलब कि ये ब्रिटेन चाहता था, अंग्रेज चाहते थे कि वर्ल्ड वार सेकंड में कांग्रेस उनका साथ दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस वजह से सब ने इस्तीफा दे दिया, तो वो पहले ही ख़त्म हो गया था। लेकिन जो चुनाव की प्रणाली थी, यानी कि जो विधानसभाएँ थीं, वो भंग नहीं हुई थी, और वो उनका चुनाव कंटिन्यू होता रहा। मतलब उनकी जो परिस्थिति थी वो चलती रही। अब क्या हो रहा है कि यही उसी में प्रस्तावित किया गया कि जो प्रांतीय विधानसभाएँ हैं वो क्या करेंगी, जो प्रांतों के सदस्य हैं उनका चुनाव करेंगी, यानी कि अप्रत्यक्ष द्वारा होगा, लोग नहीं चुनेंगे उनको, प्रांतीय विधानसभाएँ चुनेगी। देखो अभी आपको पता है कि जो हमारी संसद है उसमें लोकसभा, राज्यसभा होती है। लोकसभा के सदस्यों को हम डायरेक्टली चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं, पहले उनको कौन चुनता है, राज्य की विधानसभाएँ चुनती हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है। तो राज्य की विधानसभा को कौन चुनते हैं, राज्य की विधानसभा को हमने चुना, और उन्होंने किसको चुना, राज्यसभा के देखो लोगों को। तो ये क्या हो रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है। हालांकि उनको चुना लोगों ने ही है, लेकिन उनके द्वारा चुने गए लोगों ने संविधान को बनाने वाले लोगों को चुना, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि हमने चुना राज्य की विधानसभा के लोगों को, उन्होंने किसको चुना, जो संविधान बनाएंगे उनको चुना, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया एक तरह से। तो ये चुनाव भी किस आधार पे होगा, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत प्रणाली के आधार पर। तो देखो इस प्रणाली के बारे में आप इसी बुक में आगे चैप्टर में पढ़ोगे। तो समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली क्या होती है कि उसी समान में उनको वोट देना, मतलब कितने लोग चुने जाने हैं उतने ही वोट देने पड़ते हैं। जैसे अगर मान लो एक एरिया से 10 लोग चुने जाने हैं तो वहाँ पर 10 एक व्यक्ति को 10 वोट देने का अधिकार होगा, लेकिन प्रत्येक वोट होगा वो खराब नहीं जाएगा। अगर उन्होंने बोला कि चलो हमें जवाहरलाल नेहरू को चुनना है, तो उन्होंने उनको प्रेफरेंस देनी पड़ती है उनको, ठीक है, रैंकिंग करनी पड़ती है कि आपकी पसंद, पहली पसंद कौन सी है। जैसे उनकी पहली पसंद है जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने नंबर 1 पे क्या करा, जवाहरलाल नेहरू को वोट दिया। नंबर 2 पे अगर उनकी पसंद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने नंबर 2 पे उनको दिया वोट।
ठीक है। तो अगर उनमें से मान लीजिए नंबर 1 पे उन्होंने जिसको वोट दिया, अगर उनको वो वोट नहीं बनते हैं तो नंबर 1 के वाला वोट वो होगा वो किसी और को चला जाएगा, यानी ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, एकल संक्रमण यानी कि ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली। तो यही प्रणाली का क्या किया गया, उपयोग किया गया। इसके साथ ही साथ क्या था कि देशी रियासतें थी, उनका भी चुनाव करना था। तो उन्होंने बोला कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव क्या करेंगे, उन्हीं के परामर्श से द्वारा होगा। यानी कि जो राजा थे वो अपने ही परामर्श से भेजेंगे कि कौन उनका प्रतिनिधि चुन के जाने वाला है। तो जितनी भी रियासतें थी उन्होंने सबने आपस में फैसला कर दिया और उन्होंने एक तरह से मनोनीत कर लिया कि कौन जाएगा इनकी तरफ से संविधान सभा के गठन के लिए। तो हमारे जो टोटल मेंबर हो गए 389 हो गए, ठीक है। जिसमें से 296 किससे थे, प्रांतों से, और 93 किससे, रियासतों से, जो देशी रियासतें थी जिस पे राजे रजवाड़े रहते थे। अब देखो ये 296 थे, इनको भी 2 आधार पे बांटा गया था। पहला तो इनको प्रांतों पे बांट दिया कि प्रांतों से इतने चुन के आएंगे 292, और 4 थे वे चीफ कमिश्नर जो प्रांत होंगे वहाँ से चुन के आएंगे, ठीक है। तो चीफ कमिश्नरी प्रांत तो उस टाइम पे भी हुआ करते थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ ये सब हो गए, तो यहाँ से 4 चुन कर आए थे। लेकिन प्रांतों को इनका भी 296 थे, उनमें से जो 92 थे उनका प्रांत का बंटवारा किस आधार पे होगा, हमने बताया था कि जो सांप्रदायिक आधार पे, कि कुछ मुस्लिम जो अगर रहते हैं तो मुस्लिम को उनकी जनसंख्या या सीट के अनुपात में उनको दी जाएंगी सीटें, और अगर वहाँ पर सिख हैं तो उनको भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जाएंगी, और बाकी सामान्य लोगों को दी जाएंगी। तो इस आधार पर भी इनका चुनाव हुआ था। तो आगे हम क्या देखेंगे कि ये 289 सदस्य हैं, ये जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा तो इनकी संख्या घट जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 4 में इसके।